नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया है 29 जुलाई, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। एक एक करके जानेंगे दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने किया भारत का दौरा। अजीत डोवाल से मुलाकात में चीन को लेकर रणनीति पर हुई चर्चा है, लेकिन इस बीच आपको बता दें दलाई लामा के प्रतिनिधि से की मुलाकात, चीन तक मचा है बवाल। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों ये एयरबेस बढ़ा सकता है चीन की मुसीबत। जुलाई के अंत में मिलेगा दूसरा राफेल बेड़ा, हाशिमारा एयरबेस पर होगी तैनाती। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जम्मू कश्मीर अमरनाथ में फटा बादल, अचानक बढ़ा सिंध नदी का जलस्तर। जी हाँ, एनडीआरएफ की टीम जम्मू कश्मीर। इस बीच चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे तालिबानी नेताओं का पहली बार चीन का दौरा, अफगानिस्तान में मिला संपूर्ण समर्थन अफगानिस्तान को। इस बीच इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें जानना जरूरी है, जहां पर अमेरिका और अफगान पर क्या कुछ चर्चा हुई है भारत और अमेरिका की, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज। दरअसल पहली बड़ी अपडेट, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का भारत दौरा, अजीत डोवाल से मुलाकात में चीन को लेकर बनी रणनीति। जी हाँ, जो बाइडेन सरकार बनने के बाद पहली बार अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत के दौरे पर आए हैं, जहां पे उन्होंने भारतीय नेता अजीत डोवाल से बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात की है। माना जा रहा है कि अजीत डोवाल और एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात चीन को ध्यान में रखकर की गई है। वहीं अफगानिस्तान को लेकर भी बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। साउथ ब्लॉक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अजीत डोवाल की मुलाकात की बातचीत हुई है। वहीं अब एंटनी ब्लिंकन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि माना जा रहा है कि चीन को जवाब देने के लिए इस क्वाड फिर से एक्टिव हो चुका है और क्वाड की पहली मीटिंग भी हो चुकी है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन शामिल थे। लेकिन जो ये मीटिंग एनएसए अजीत डोवाल और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से हुई, उसमें माना जा रहा है कि ये खास करके मुलाकात दक्षिणी चीन सागर से लेकर अफगानिस्तान के मुद्दे पर हुई है। जी हाँ, दरअसल सरकार खासकर भारतीय एनएसए अजीत डोवाल के साथ मुलाकात अफगानिस्तान के मुद्दे पर हुई। अफगानिस्तान और चीन को लेकर बातचीत हुई। अफगानिस्तान की शांति में अहम रोल भारत निभा सकता है, जबकि पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ है। वहीं रूस ने भारत को लेकर अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन जिस तरीके से अमेरिकी विदेश मंत्री के भारत दौरे के बीच एनएसए अजीत डोवाल और विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है, उसको लेकर चीन और पाकिस्तान में हलचल है। इस बीच सबसे बड़ी हलचल चीन में तब मच गई जब अमेरिकी विदेश मंत्री ने दलाई लामा के प्रतिनिधि से मुलाकात की, जिसके बाद चीन और भड़क गया है। दरअसल ब्लिंकन ने भारत का दौरा किया और इस बीच दिल्ली में दलाई लामा के प्रतिनिधि से मुलाकात की, जिसके बाद चीन का भड़कना तय माना जा रहा है। बुधवार को नई दिल्ली में तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के प्रतिनिधि से अमेरिकी विदेश मंत्री ने मुलाकात की और नई दिल्ली में दलाई लामा के प्रतिनिधि के साथ सिविल सोसाइटी के भी कुछ सदस्य थे। तो दोस्तों, क्या तिब्बत पर चढ़ाई का ये संदेशा जताया जा रहा है? क्या तिब्बत को लेकर कोई एक्शन है या फिर क्या कुछ बातचीत आखिर दलाई लामा के प्रतिनिधि से चीन भड़का हुआ है? अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, जुलाई के अंत में देश को मिलेगा दूसरा राफेल बेड़ा और इस हाशिमारा एयरबेस से चीन पूरी तरीके से परेशान हो गया है। जी हाँ, दरअसल भारतीय वायुसेना पर सीमा पर निगरानी की अपनी ताकत और बढ़ाने की जा रही है। वायुसेना की ओर से जुलाई के अंत तक राफेल लड़ाकू विमान की दूसरी स्क्वाड्रन का संचालन करने की संभावना है और इससे पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया गया है। इस तैनाती में सेना चीनी सीमा पर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकेगी। सरकारी सूत्रों ने आज तक इंडिया टुडे को बताया है कि स्क्वाड्रन जुलाई के अंत तक यानी 26 जुलाई तक परिचालन शुरू कर देगी और अम्बाला में पहले ही आ चुके राफेल विमान को अगले हफ्ते से वहाँ जाएंगे। फ्रांस के राफेल विमानों की पहली स्क्वाड्रन हरियाणा के अम्बाला एयरबेस स्टेशन पर तैनात होगी और राफेल ने पूर्वी लद्दाख और अन्य क्षेत्रों में चीन के साथ सीमाओं पर गश्त शुरू कर दी गई है। तो ये आपको बता दें कि एयरबेस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन से सटे इलाकों को जितनी भी चीन की एयरबेस हैं सब इसकी रडार में हैं। 36 राफेल विमान, खास करके 18 राफेल विमान लगेंगे और यहाँ पर सुखोई की भी तैनाती होगी और सीधा सीधा इस एयरबेस से चीन के जितने भी एयरबेस हैं सब रडार में हैं। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें जम्मू कश्मीर अमरनाथ में बादल फटा, अचानक बढ़ा सिंध नदी का जलस्तर। एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पे। लगातार भारी बारिश से अमरनाथ में भी बादल फटा है और बादल फटने से अचानक सिंध नदी का जलस्तर बढ़ गया। बादल फटने के बाद एनडीआरएफ की एक टीम और घटनास्थल को भी निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि सेना तेजी के साथ कदम बढ़ाई है
और जिस तरीके से वो ये बादल फटा है उसको लेकर एनडीआरएफ की टीम पूरी तरीके से तैयार हुई है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों आपको बता दें, सीमा पर जिस तरीके से टकराहट हुआ है दो देशों के बीच, उसको देखते हुए गृह मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है बड़ा आदेश। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से टकराहट खास करके दो देशों के बीच बढ़ी है, उसको देखते हुए गृह मंत्रालय ने कड़ा एक्शन ले लिया है। कड़ा एक्शन लेते हुए एक तरीके से सरकार ने जांच के आदेश ही नहीं बल्कि सरकार ने, गृह मंत्रालय ने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही। आपको बता दें, इसी बीच असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि गोहत्या पर रोक लगाने और साथ ही तमाम जो फैसले कड़े लिए जा रहे हैं उसकी वजह से तिलमिलाहट साफ दिखाई दे रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि नशीले पदार्थों की तस्करी, कार्रवाई और गोहत्या पर रोक लगाने की तिलमिलाहट के कारण हिंसा की घटना हुई है। उन्होंने मिजोरम के सीएम जोरमाथांगा से आग्रह किया है कि वो इस मामले की जांच को पुलिस पर हमला करने के लिए नागरिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट और राइफल कैसे मिली, इसकी जांच करें। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि उनके राज्य संसद से पारित किसी भी कानून का पालन करेगा और यदि कानून ने कहा तो दूसरे राज्य को अपनी भूमि तक सौंप देगा, लेकिन ऐसा होने तक 1 इंच अतिक्रमण नहीं होने देगा। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन एंटनी ने पहुँचाया बाइडेन का संदेश, भारत के साथ अहम घोषणाएँ। ये हम आपको बताएं। इस बीच अगली खबर भी ले लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तालिबानी नेताओं का पहली बार चीन का दौरा, अफगानिस्तान में मिला संपूर्ण समर्थन। आपको बता दें, दोस्ती के मायने भी समझिए। अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया को लेकर चीन ने बहुत बड़ा चाल चलते हुए तालिबान को समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब तालिबान नेताओं ने चीन का दौरा किया है। मुल्ला अब्दुल गनी वरदार के नेतृत्व में एक तालिबान प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चीन में विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की और माना जा रहा है कि चीन ने तालिबान को समर्थन दे दिया है। इसी महीने ग्लोबल टाइम्स ने अपनी संपादकीय में कहा था कि फिलहाल तालिबान से दुश्मनी चीन के हक में नहीं है और उसी के बाद तालिबानी नेताओं ने चीन का दौरा किया, जिनमें पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी ATIM की गतिविधियां पर बीजिंग की बढ़ती चिंताओं को लेकर बातचीत की गई है। तालिबान ने पहले ही चीन को आश्वासन दे दिया था कि वो शिनजियांग के मुस्लिमों में बढ़ते कट्टरपंथ को लेकर चुप रहेगा और चीन जो उइगर मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है उस पर वो हमेशा खामोश रहेगा। जिसके बाद माना जा रहा है कि तालिबान और चीन के बीच में अफगानिस्तान को लेकर समझौता हुआ है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर फिर से आईडी अटैक। जी हां, 2 चीनियों की मौत। पाकिस्तान की बड़ी मुश्किलें। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पिछले दिनों आईडी विस्फोट में 9 चीनी नागरिकों के मारे जाने के बाद अब कराची में 2 चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया है। बुधवार को कराची की बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने 2 चीनी नागरिकों को गोली मार दी है। दोनों को कराची के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और हालांकि आपको बता दें कि हमला इस समय पर हुआ जब चीनी ने उनके नागरिकों को सुरक्षा देने में नाकाम रहने की वजह से इमरान खान की सरकार को फटकार भी लगाई है और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को बीजिंग के तलब भी कर दिया है। दरअसल घटना को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिनजियांग ने एक बार फिर से पाकिस्तान सरकार को नसीहत दी, चीनी नागरिकों और उनकी संपत्तियों को सुरक्षा की जाए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि हमें पाकिस्तान में चीनी नागरिकों और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान पर पूरा विश्वास है। ये घटना दासू बांध के कर्मचारियों की बस में विस्फोट के 2 सप्ताह बाद हुई है। 14 जुलाई के विस्फोट में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 9 चीनी नागरिक भी थे। अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों हम तालिबान की बातचीत के लिए तैयार, बोले अफगानिस्तान राष्ट्रपति। मिलिट्री नहीं है हमारा समाधान। तो दोस्तों अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी अब सरेंडर होते दिखाई दे रहे। 28 जुलाई को कहा है कि अफगान के मुद्दे को कोई सैन्य समाधान नहीं है। गनी ने कहा है कि उनकी सरकार तालिबान से सीधी बातचीत के लिए तैयार है। अफगान प्रेसिडेंशियल पैलेस में ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग बोर्ड की बैठक में बोलते हुए गनी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यकीन दिलाया है कि अफगानिस्तान के लोग सरकार विरोधी तत्व नहीं चाहते हैं। अफगानिस्तान टीवी न्यूज़ चैनल टोलो न्यूज़ ने अशरफ गनी के हवाले से बताया है कि देश के मसले का कोई सैन्य समाधान नहीं है। हम अफगानिस्तान के भविष्य में यकीन करते हैं और आज का अफगानिस्तान वास्तव में। हम चलते हैं अगले अपडेट। मुस्लिम धर्म अपना चुके 3 युवकों ने सनातन धर्म अपनाया। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि गांव संभेलगढ़ स्थित सिद्धपीठ पंचमुखी महादेव मंदिर पर सोमवार को हवन कर कुछ पूर्व मुस्लिम धर्म अपनाने वाले 3 युवकों की मुंडन कराकर घर वापसी कराई गई। हिंदू जागरण मंच द्वारा आयोजित घर वापसी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जनपद में अलग अलग स्थानों पर रहने वाले 3 युवकों ने कुछ समय पूर्व दिग्भ्रमित होकर मुस्लिम धर्म अपना लिया था। मामले की जानकारी मिलने पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने
में अग्रणी भूमिका निभाते हुए इन 3 ही युवकों को समझा बुझाकर हिंदू धर्म में वापसी करने के लिए मनाया गया था। मामले में 3 युवकों की ओर से उनका धर्मांतरण कराने वाले आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। सोमवार को हिंदू जागरण मंच ने उक्त तीनों ही युवकों की घर वापसी के लिए गांव संबलेड़ा स्थित सिद्धपीठ पंचमुखी महादेव मंदिर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, एनकाउंटर का खौफ, शामली में हाथ उठा कोतवाली पहुंचे गैंगस्टर के 6 आरोपी, बोले अपराध से है करते हैं तौबा। यूपी में शामली के दौरान करीब 5 महीने कोरोना कोतवाली में सपा विधायक नाहिद हसन व उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम सहित 40 लोगों पर दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहे 6 आरोपियों ने कोतवाली में हाथ उठाकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपियों ने अपराध से तौबा कर शांति से जीवन जीने की कसम खाई। कानूनी कार्रवाई और पुलिस के दबाव के चलते बुधवार को गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहे आरोपी फुरकान फरमान, ताशीम, इनाम, नौशाद व आसिम निवासी गांव रामड़ा कैरान थाने क्षेत्र पहुंचे। सभी आरोपियों ने पुलिस के सामने हाथ उठाकर आत्मसमर्पण किया। आरोपियों ने बताया कि वे गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे में वांछित चल रहे थे और उन्होंने स्वयं थाने में पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। उन्होंने कहा है कि वो अपराध से तौबा करते हैं और आगे से अपराध नहीं करने की कसम खाते हैं। उन्होंने जेल से आने के बाद शांति से अपना जीवन जीने की बात कही। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया है। पुलिस के मुताबिक करीब 5 महीने पहले पुलिस प्रशासन ने सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन व उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम हसन सहित 40 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी, जिनमें 8 आरोपियों को पुलिस पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा कानूनी कार्रवाई और पुलिस के लगातार गिरफ्तारी के दबाव से डरकर 16 आरोपी पहले आत्मसमर्पण कर चुके हैं। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, मोदी के अंदाज में दिखे कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई विधानसभा की सीढ़ियों पर टेका माथा। जी हाँ, कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद बसवराज बोम्मई को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद बसवराज बोम्मई बुधवार को राज्य विधानसभा भी पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा में प्रवेश करने से पहले सीढ़ियों पर अपना मत्था टेका, फिर आगे बढ़े। आपको बता दें कि इससे पहले जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर पहली बार संसद पहुंचे थे तो उन्होंने ही सीढ़ियों पर मत्था टेका था। बोम्मई भी कुछ उसी अंदाज में नजर आए थे। बसवराज बोम्मई ने बुधवार को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने यहां राजभवन में उन्हें पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलाई थी। कर्नाटक में भाजपा की विधायक दल ने मुख्यमंत्री पद पर असमंजस को खत्म करते हुए मंगलवार शाम को 61 वर्षीय बोम्मई को अपना नया नेता चुना। बोम्मई ने गद्दा और नेता बीएस येदियुरप्पा का स्थान लिया हुआ है। उत्तर कर्नाटक से लिंगायत समुदाय के नेता बोम्मई को येदियुरप्पा का करीबी माना जाता है। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाने में वरिष्ठ भाजपा नेता की पूरी सहमति है। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई के बेटे बोम्मई सोमवार को भंग हुई येदियुरप्पा के गृहमंत्री में गृह कानून मंत्री थे। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपडेट। यूपी में बीजेपी की 22 मिशन की तैयारी। कल रात राज्य के सांसदों के साथ की बैठक। दरअसल यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हो गई है। चुनाव को लेकर राज्य के 83 सांसदों की बैठक बुधवार को होने वाली है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी के बीजेपी सांसदों की बैठक रात 8 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी। इनमें सभी 61 बीजेपी सांसद और 22 राज्यसभा सांसद मौजूद रहेंगे। संगठन के सभी बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा सुनील बंसल, राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी बैठक में रहेंगे। दरअसल बीजेपी की इस अहम बैठक का एजेंडा 2022 चुनाव होगा। बैठक में सभी सांसदों को उनके इलाके की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यूपी की सभी मंत्री बैठक में होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मीटिंग में रहेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।